तो 8 तारीख को जिस तरह से एक अवैध निर्माण को ढाने के बाद हल्द्वानी जल उठा, अब सवाल यह है कि आखिर हल्द्वानी के गुनहगार कौन है। और आज टीवी9 भारतवर्ष पर हम वो बेनकाब करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, निधि वासंदानी मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। तो हल्द्वानी में हुई हिंसा भले ही थम गई हो, लेकिन हिंसा के निशान अभी तक मौजूद है। गलियों में दंगाइयों की करतूतें साफ साफ नजर आ रही हैं। एहतियातन कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। स्कूल कॉलेज आज भी बंद है। जी हां, चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद घायल लोगों और घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह चारों तरफ हिंसा के निशान देखने को मिल रहे हैं। आज भी कर्फ्यू जारी है। घायलों से धामी मिले वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर इस वक्त भी हल्द्वानी में पुलिस तैनात है। और आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में अभी की इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हल्द्वानी मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। 19 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर है और 5000 अज्ञात आरोपियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हिरासत में 50 से ज्यादा संदिग्ध आरोपी हैं। इस वक्त डिटेन किया गया है इन्हें। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी एनएसए की कार्रवाई। हल्द्वानी से पुनीत शर्मा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जगह दिखाना चाहेंगे जहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह इसी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं ताकि कोई भी उपद्रवी, कोई भी हिंसा करने वाला शख्स अपने घरों से बाहर निकल करके एक बार भी हिंसा ना करने पाए। ये देखिए हिंसा के वो निशान है। उपद्रवी करीब 700 मीटर दूर यहां तक पहुंच चुके थे और देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी है इस गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ा गया था। उसके बाद इन लोगों ने बनभूलपुरा थाने में आग लगा दी थी जो कि यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर है और कई गाड़ियों को जला दिया था। सरकारी प्राइवेट गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद डीएम ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया। लोगों को, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए और पूरे इलाके में इस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। आपके सामने ये इलाके में जो फिलहाल शांति बनी हुई है उसकी वजह ये पैरामिलिट्री फोर्सेस और उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं जिन्होंने दंगाइयों को पूरी तरीके से काबू कर रखा। फिलहाल इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 5000 अज्ञात लोग, जो 5000 अज्ञात लोग जिन्होंने इस हिंसा में एक्टिव पार्टिसिपेट किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 50 से ज्यादा संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तार किया। और देखिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पुनीत शर्मा हल्द्वानी से लाइव है और साथ ही अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, पहले आपका रुख करते हैं, ये बताइए 48 घंटे हो गए इस हिंसा को, इस वक्त के क्या वहां पर हालात है और तस्वीरें भी दिखाइए आप। गुरुवार को जो हिंसा हुई थी वो फिलहाल तो थम चुकी है और इसीलिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू में कोई ढील नहीं है। इंटरनेट सेवाओं को भी पूरी तरीके से बंद किया गया ताकि किसी भी तरीके का कोई व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट ना हो, दोबारा दंगा ना भड़कने पाए। ये बनभूलपुरा का पूरा इलाका है। आप देखेंगे सिर्फ उत्तराखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है। इस इलाके में किसी को खिड़की तक खोलने की इजाजत नहीं है। घरों के अंदर लोग पूरी तरीके से कैद और ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कोई भी शख्स अपने घर के दरवाजे भी नहीं खोल सकता है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अभी तक 19 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जबकि 5000 से ज्यादा जो अज्ञात लोग हैं जिन्होंने सड़क पर उतर करके पत्थरबाजी की थी, पेट्रोल बम बनाए थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पूछताछ की जा रही है कि किसने आखिर उन लोगों को इंस्टिगेट किया है और क्या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को कहा गया था कि वो सड़क पर आए और पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी करें, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही कह दिया यह पूरी तरीके से सुनियोजित था। सबसे बड़ी बात है जो आसपास बाइक्स खड़ी थी उन बाइक्स के पाइप को काट करके पेट्रोल बम बनाया गया था और गनीमत इस बात की थी कि कई पेट्रोल बम में आग नहीं लग पाई थी। अगर आग लग जाती और उन पेट्रोल बमों का इस्तेमाल हो जाता तो शायद हिंसा की कहानी कुछ और होती। काफी है कि इस पूरे मामले पर साजिश
रची गई। हिंसा को भड़काने के लिए, माहौल को जानबूझकर खराब करने के लिए ये साजिश रची गई जो बेनकाब अब जाकर हो रही है। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आएंगे आपके पास। बनभूलपुरा थाने में फिर से कामकाज शुरू हो गया। एक बड़ी खबर और मिल रही है, आगजनी के बाद थाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यहीं पर गाड़ियों को फूंका गया था, पुलिस अफसरों पर यहां पर पत्थरबाजी हुई थी। आगजनी के बाद हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है अब इस थाने को। अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बनभूलपुरा में हिंसा और आगजनी के बाद बनभूलपुरा थाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पेट्रोल बम इस पे मारे गए थे और इसको जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दूसरे दिन ही ये थाना एक बार फिर से काम करना शुरू कर चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ मरम्मत के काम भी यहाँ पर किए गए हैं, दीवारों पर प्लास्टर किए गए हैं, उसके अलावा यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। हालांकि पूरी तरीके से इसको रिपेयर करने में और रिवैम्प करने में समय लगेगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से ये थाना जो है वो फंक्शनल हो गया है। अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो स्टाफ भी नजर आएंगे काम करते हुए। हालांकि क्षतिग्रस्त हो गया था थाना पूरी तरीके से। उपद्रवियों ने यहां पर जमकर बवाल मचाया था, जिसके बाद यहां पर आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए थे। लेकिन अभी फिलहाल ये थाना आज से एक बार फिर से काम करना शुरू कर चुका है और इस थाने का जीर्णोद्धार आगे किया जाएगा, लेकिन काम यहां पर आज शुरू हो गया है। तो इस तरीके से यहां पर जो कल की तस्वीर थी वो बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि यहाँ पर आगजनी और तोड़फोड़ के बाद तमाम ये गाड़ियाँ यहाँ पर आपको हमने कल तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को यहाँ से क्लियर किया गया है, मलबे को हटा दिया गया है और पूरी तरीके से रास्ते को अब यहाँ पर साफ कर दिया गया है, जिसके बाद अब थाने में स्थिति सामान्य है। अब यहाँ पर स्टाफ काम करना शुरू कर चुका है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ बनभूलपुरा से मैं अभिजीत ठाकुर। तो अभिजीत ठाकुर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त दिखा रहे थे जहां पर थाना शिफ्ट किया गया है, कामकाज शुरू हुआ है दोबारा। अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि पूरी तरह से छावनी में तब्दील है इलाका। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। अभी की सिचुएशन क्या बताई जा रही है? देखिए, बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है क्योंकि प्रशासन की सख्ती है। शांति तभी बरकरार रखा गया है क्योंकि हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, बनभूलपुरा थाना काम करना जरूर शुरू कर चुका है, लेकिन कल यहीं से आपको परेशान करने वाली तस्वीरें हमने दिखाई थी, जहां पर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और जलाई हुई गाड़ियां यहां पर थी। यहां पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया था। सबसे पहले उपद्रवी जो है जिस जगह पर डेमोलिशन वर्क हो रहा था वहां से भागते हुए हिंसा फैलाने के लिए इसी जगह पर पहुंचे थे और पूरी तरीके से इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। लेकिन अभी आपको यहाँ पर हालात दिखेंगे कि जगह जगह पर आपको पुलिस बलों की तैनाती दिखेगी और लगातार यहाँ पर पुलिस के वाहनों का भी आना जारी है। आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट जो सुबह की होती है वो लगातार जवान यहाँ पर आ रहे हैं और अर्धसैनिक बल के जवान और जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती सिर्फ इस जगह नहीं बल्कि यहाँ पर बनभूलपुरा में हर गली हर मोड़ पर आपको इस तरह की तैनाती दिखेगी और बड़ी संख्या में दिखेगी। यही कारण है कि लोगों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है कि वो घर के अंदर बालकनी तक में वो नहीं आ सकते हैं। कर्फ्यू को पूरी सख्ती से लागू किया गया है और 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे होने वाले हैं आज, लेकिन अभी तक किसी तरह की ढील नहीं दी गई है आवश्यक कार्यों के लिए। तो इस तरह की स्थिति में ही यहाँ पर बनभूलपुरा में फिलहाल आपको स्थिति सामान्य दिखाई देगी। लेकिन अगर बात करें कि क्या स्थिति सामान्य करने के लिए क्या ढील दी जाएगी या फिर डिप्लॉयमेंट में कमी, तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। लगातार स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि दोबारा उस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो ना बनने पाए, इसलिए प्रशासन की लगातार इस चीज पर नजर है। जी बिल्कुल अभिजीत, तो मामले की संवेदनशीलता और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं इसको लेकर 48 घंटे बाद भी अभी कोई ढिलाई नहीं दी गई है और अभी भी कर्फ्यू जारी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा जानकारी देने के लिए, वहां के हालात से रूबरू करवाने के लिए। तो आप देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, हल्द्वानी में अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। 48 घंटे बाद भी हल्द्वानी को 5 सुपर जोन में बांटा गया है। हल्द्वानी में 7 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो आपको बता दें 48 घंटे से अब ज्यादा हो रहा है, कोई भी ढील कर्फ्यू में नहीं दी गई है और जो बनभूलपुरा इलाका है उस पूरे इलाके को 5 सुपर जोन से बांटा गया है, जो इलाके की संवेदनशीलता और हालात को देखते हुए, और अभी भी जो पुलिस और प्रशासन उसकी पूरी तैनाती वहां पर है। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हल्द्वानी में अलर्ट पर है इस वक्त पुलिस प्रशासन। हल्द्वानी को 5 सुपर जोन्स में बांटा गया है। हल्द्वानी में 7 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सीएम धामी का बयान भी आ चुका है। सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा की गई, आगजनी करने वालों पर कार्रवाई होगी, आरोपियों से ही करवाई जाएगी नुकसान की भरपाई। देखिए बहुत बड़ा बयान है ये, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हल्द्वानी हिंसा पर जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मुकीन का बड़ा बयान सामने आया। हमने प्रशासन को पहले ही किया था आगाह। मुकीन की तरफ से कहा गया है प्रशासन के साथ बेनतीजा रही थी बैठक। मौलाना मुकीन का यह बयान, अचानक से हुई कार्रवाई से हालात और ज्यादा खराब हो गए। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में बोले हैं मौलाना मुकीन। आप लोगों के और प्रशासन के बीच में किस तरह की बैठक चल रही थी, किस तरह की बातचीत चल रही थी इस घटना से पहले, उसके बारे में? हमने स्पष्ट तौर पर यह बात कही उनसे कि ये मस्जिद और मदरसा जो स्थापित है ये किसी जंगल में नहीं है, ये आबादी के बीच में है, लिहाजा इसको आप यथागत स्थिति में छोड़ दिया जाए, इसलिए कि ये धार्मिक जगह है, मजहबी जगह है, पूरे 10 साल से यहाँ पर नमाज होती चली आ रही है, लिहाजा इससे आपसी सौहार्द न बिगड़ जाए, शहर की अमन चैन सुकून पर फ़र्क ना आ जाए, इसलिए आप इसको इसी स्थिति में छोड़िए। अगर ये जो है अवैध है तो फिर इसको वैध करने के लिए जैसे कि फ्री होल्ड एक प्रावधान है, तो हमने कहा एक फ्री होल्ड की प्रोसेस पर हम लोग आ जाएंगे या फिर कोर्ट के रास्ते से हम लोग इसको बचा पाएंगे। कुछ भी शक्ल बने या इसमें रिसीवर नियुक्त कर दीजिए ताकि डेमोलिश ना हो। ये कुल मिला के वहाँ की वार्ता विफल रही और कोई कामयाब जवाब मिल नहीं पाया वहाँ से। ये सब हालात इसलिए हमें लग रहा हुए कि इसके लिए सडनली ये सब कुछ कार्रवाई की गई। हमें आपके उससे ही कहना है कि अगर प्रशासन को ये सब कार्रवाई करनी थी तो फिर हम पर या जिम्मेदारान जो शहर के हल्द्वानी के हैं उनको इस सिलसिले में कोई कॉल नहीं है, कोई उनकी जानिब से मैसेज नहीं है कि हम ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं, और उन्होंने सडनली इस काम को कर गुजरे जिसका नतीजे में ये सब हुआ और हिंसा बढ़ गई और इसका नुकसान हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन को आप लोगों ने पहले सावधान किया था, जताया था कि लोगों के बीच आक्रोश जो है वो पनप सकता है अगर डेमोलिशन या इस तरह की कोई कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, साफ लफ्ज़ों में हमने कहा था कि डेमोलिश की अगर कार्रवाई होती है तो चूंकि देखिए आस्था एक चीज़ है, मजहब के नाम पर है और वहाँ लोग नमाज पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। अच्छा, लोगों के घर की बात या फ्री ज़मीनों को ले लिया गया, इस पर कोई आक्रोश नहीं हुआ, कोई भी विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब मस्जिद और मदरसे की बात आती है तो इससे अवगत कराया गया कि हालात बिगड़ सकते हैं, लिहाजा ये कोई पहले से मंसूबा बंद तरीके पर यह काम नहीं हुआ है कि पहले से एक निज़ाम बना हुआ था और मंसूबा बंद तरीके से पथराव हुआ है। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। जब मौके पर वहाँ मस्जिद मदरसे पर डेमोलिश की कार्रवाई की गई तो किन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू करी जिसके नतीजे में हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और जनता भी घायल हुई, जिसका आज ये सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने प्रशासन को अवगत कराया था। और मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े पर ईडी का एक्शन हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाकर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है समीर वानखेड़े पर। मई 2023 में सीबीआई ने FIR दर्ज की थी इस मामले में, जिसमें 50 लाख रुपए एडवांस लेने का भी जिक्र है और इसी को आधार बनाकर अब ईडी ने केस दर्ज किया है। जांच को लेकर कुछ लोगों को ईडी का समन भी सामने आया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, समीर वानखेड़े जो कि आर्यन केस को देख रहे थे और इसी सिलसिले में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप उन पर लगा। इसी केस में समन जारी किया गया है। कुछ और लोगों को भी समन जारी किया गया है। इस मामले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी। मई 2023 में FIR भी दर्ज की गई। 50 लाख रुपए एडवांस लेने का जिक्र भी इस FIR में है और इसी आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बड़ा मामला, समीर वानखेड़े को समन जारी किया गया इस मामले में और कुछ और लोगों के खिलाफ भी समन जारी हुआ है, विस्तार से बताइए क्या मामला है? समीर वानखेड़े मुश्किल जाहिर सी बात है क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था और अब ईडी ने PMLA के तहत ये केस रजिस्टर किया है, जिस समीर वानखेड़े को जल्द समन किया जाएगा। इसके अलावा उनके जो करीबी हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे समीर वानखेड़े के साथ, उन सभी लोगों को भी इस केस के अंदर सम्मन किया जाएगा। दरअसल सीबीआई ने पिछले ही साल 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ केस रजिस्टर किया था। आर्यन खान से रिश्वत को बचाने के एवज में रिश्वत लेने का ये पूरा मामला था
और बिल्कुल जितेंद्र, तो मामला काफी सुर्खियों में आया था और इस पूरे मामले पर अब समीर वानखेड़ी की मुश्किलें ही काफी बढ़ती हुई नजर आ रही। शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं दिल्ली के जेएनयू की, क्योंकि यहां पर देर रात जमकर हंगामा हुआ, हालात खराब हो गए। एबीवीपी और लेफ्ट संगठन के छात्र आपस में भिड़ गए, मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं, अस्पताल में उनको एडमिट करवाना पड़ा है। लेफ्ट के छात्रों पर मारपीट का आरोप लगा है। जनरल बॉडी मीटिंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। नाम पे ये जो कम्युनिस्ट है, यूजीपी हम बुलाते हैं, ऐसी घोष यहाँ पे हमला करवाती है बीजेपी कार्यकर्ता पे। देर रात जेएनयू कैंपस में बवाल काटा गया। ये डफली वामपंथी और एनएसवाई समर्थक छात्रों की बताई जाती है। इस डफली का भी इस्तेमाल हथियार के रूप में किया गया। डफली पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है और फट गई है। कर रही है, चेयर करने का बताया जाता है कि डफली समेत कई हथियारों का भी इस्तेमाल छात्रों ने मारपीट में किया। इसमें कई लोग को चोट आई है। घायल छात्रों में एक दिव्यांग छात्र भी शामिल है। आरोपी के एनएसयूआई के छात्रों ने दिव्यांग छात्र को भी नहीं बख्शा और बुरी तरह से मारा पीटा। दिव्यांग छात्र बवाल के बाद पुलिस को दखल देना पड़ा, जिसके बाद उपद्रवी छात्र भाग निकले। इधर जेएनयू के अध्यक्ष आईसी घोष के साथ एबीवीपी के गुंडे ने बदसलूकी की। एक वीडियो जारी कर बताया गया कि उन पर पानी फेंकते देखा जा सकता है। और आरोप ये भी है कि जेएनयू कैंपस में चुनाव से पहले एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन कोरम पूरा न होने का विरोध किया गया। इस पर दूसरे गुट के छात्रों ने ढपरी और स्टील रॉड से मारपीट तक शुरू कर दी। जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, कहाँ चोटें आई? ये झगड़ा एक तरह से जो कॉमन स्टूडेंट वहाँ पे खड़े थे, पहले से ही लेफ्ट पार्टीज का ये इंटेंशन साफ कर रखे थे कि उन्हें वायलेंस करना, चाहे आयशा हो, एसएफआई हो, डीएसएफ हो, बापसा हो, ये सारे पार्टियाँ वहाँ पे खड़ी थी। खासकर कर पिंटू नाम का जो आयशा से एफिलेटेड है, वो स्टूडेंट भी नहीं है, वो यूजीबीएम में वो ड्रिंक करके आ रखा था। उसके साथ अमृत जो CS प्लस मतलब स्पेनिश सेंटर के कुछ और भी अन्य संगठन के भी लड़के सारे थे। उन्होंने एक बैग से पीछे से आकर अटैक कर दिया। जैसा देख सकते हैं कि नाखून नाक पे लगा। बाकी छात्रों को मारा है, जिसमें दिव्यांग छात्र भी हमारे कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, कुछ छात्राएं और छात्र घायल हुए हैं, जिनका MLC भी कराया गया है और साथ में उनका ट्रीटमेंट भी किया गया है, जिसका हमारे पास वीडियो साक्ष्य के रूप में भी मौजूद है। वहीं आज संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। प्रस्ताव पर नियम 193 के तहत चर्चा होगी। 193 के तहत प्रधानमंत्री मोदी सदन को कर सकते हैं संबोधित। श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के विषय पर केंद्र सरकार आज प्रस्ताव लाएगी। संसद के दोनों सदनों में इस पर बहस होगी, जिसे लेकर बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों को व्हिप जारी किया है। राम मंदिर पर लाया जा रहा धन्यवाद प्रस्ताव 3 लाइन पर केंद्रित होगा। भारत और भारतीयता का प्रतीक। बहस की शुरुआत लोकसभा में 11 बजे होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सत्यपाल सिंह और श्रीकांत शिंदे करेंगे। प्रस्ताव में राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन भी होगा। पीएम मोदी लोकसभा में 3:30 बजे बोलेंगे। निशिकांत दुबे, सुनील सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, शिवसेना के धैर्यशील माने बोलेंगे। राज्यसभा में बहस की शुरुआत दोपहर करीब 3 बजे होगी। राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा होगी। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, के लक्षण, राकेश सिन्हा के अलावा कई सांसद वक्ता होंगे। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर निर्माण, रामलला प्राण प्रतिष्ठा, सबरी माता, निषाद राज सरीके तमाम विषयों के इर्द गिर्द सभी वक्ता अपनी बातें रखेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर, एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी बाला साहेब के साथ साथ वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देने पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। राज ठाकरे ने पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। राज ठाकरे ने केंद्र सरकार को लेकर ये भी कहा कि पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कुछ साल पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने की घोषणा करके राजनीतिक उदारता दिखाई है। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर राज ठाकरे ने पोस्ट करते हुए लिखा, बाबा साहब ठाकरे को भी भारत रत्न घोषित किया जाना चाहिए। देश के एक प्रमुख कार्टूनिस्ट और देश भर के समस्त हिंदुओं को जागृत करने वाले अद्वितीय नेता इस सम्मान के हकदार हैं। खुद
ये मेरे जैसे कई लोगों के लिए उत्साह का पल होगा जिन्हें बाला साहब के विचार विरासत में मिले। वहीं भारत रत्न पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का हमलावर अंदाज देखने को मिल रहा है। राउत ने कहा कि खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाली मोदी सरकार एक बार फिर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को भूल गए। सोशल मीडिया पर संजय राउत ने लिखा कि एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। मोदी ने 1 महीने में 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। चुनावी हलचल और क्या। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता हुआ। यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया। लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पेश किए गए श्वेत पत्र पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस ने फिर सवाल खड़े किए। अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2015-16 में एक बयान में कहा था कि अर्थव्यवस्था के हालात पर श्वेत पत्र जारी करने के सुझाव आ रहे हैं। चर्चा के दौरान सीतारमण ने ये भी कहा कि बीते 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। श्वेत पत्र की रिपोर्ट न्यायालय के फैसले समेत दस्तावेजी प्रमाण है। यूपीए के 10 साल के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। बात तौकीर रजा की। बरेली में मौलवी तौकीर रजा ने लोगों को एक बार फिर से भड़काने की कोशिश की। बरेली में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ भाषण से लोगों को जुटाया। समर्थकों ने कानून तोड़ा, सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में शुक्रवार को तौकीर रजा के समर्थकों ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने जमकर जहर उगला। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। मौलाना ज्ञानवापी के व्यास जी में 31 साल बाद पूजा शुरू किए जाने और मथुरा ईदगाह को लेकर कोर्ट की कार्रवाई को भी मानने से राजी नहीं। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानवापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। तौकीर रजा ने अपने भाषण के बाद लोगों को शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील जरूर की थी, लेकिन उनके समर्थकों ने कानून तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ज्ञानवापी पर मौलाना के भड़काऊ बयान का असर कोलकाता तक जा पहुंचा। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला ने बंगाल बंद की चेतावनी दी है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के खिलाफ बरसता कोलकाता जमीयत उलेमाए हिंद ने एक रैली निकाली, जिसमें पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि 800 साल पुराने मस्जिद में पूजा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ये भी कहा कि अगर भारत सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो पूरे बंगाल को बंद कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के आदेश को लेकर नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं। मैं तो जोगी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हमने कभी मंदिर नहीं तोड़ा, मस्जिद तो क्यों तोड़े? आपको पता है कि कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में व्यासी स्थल पर 1993 में लगाई गए अस्थायी पूजा पर रोक हटाई थी। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई ने बगैर तोड़फोड़ के 800 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें शिव मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। यही नहीं, जबरन मंदिर तोड़े जाने के साक्ष्य पे हैं। इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मुसलमान भाई जो लोग जो है वो रास्ते पे उतरे हैं, उनका ये कहना है देश का जो संस्कृति है, देश का जो भाईचारा है, वो कहीं पे कुछ लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग की है। इस बाबत उसने एएसआई को एक चिट्ठी भी लिखी है। अजमेर शरीफ दरगाह, जहां मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्मावलंबियों की मान्यता, श्रद्धा के चादर और प्रार्थना के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आस्था की इस जगह पर हिंदू सेना का दावा है कि ये मंदिर तोड़कर बनाया गया था।
जिसके सर्वेक्षण के लिए एएसआई के प्रबंध निदेशक को एक चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में बताया गया है कि दरगाह को महादेव शिव के मंदिर बताया गया है। तर्क है कि अजमेर शरीफ दरगाह को 8 साल पुराने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम के एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जहां पर आज भी संस्कृत में लिखे शब्द मंदिर होने की गवाही देते हैं। दरअसल हिंदू संगठन ने पहले भी दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग की। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम होने के पीछे 2 वजहें बताई जाती हैं। पहली ये कि इसे बनाने के लिए 60 घंटे यानी 2.5 दिन का वक्त लगा था। दूसरी ये कि इस मस्जिद में आयोजित होने वाला उर्स 2.5 दिन का होता है, इसलिए इस जगह को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद में 25 फीट ऊंचे 70 खम्बे हैं, जिस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। कहा जाता है कि ये खम्बे उस मंदिर के हैं जिसे मस्जिद के लिए तोड़ दिया गया था। हिंदू सेना का तर्क है कि इस मस्जिद का आधे से ज्यादा हिस्सा मंदिर का है। ये मस्जिद कम, मंदिर ज्यादा लगता है। और हिजाब विवाद के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में तय ड्रेस के अलावा किसी और ड्रेस को पहनकर स्कूल जाने के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिजाब विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिलावर ने कहा कि शिक्षण स्थानों में तय ड्रेस के अतिरिक्त कुछ भी पहनने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने हिजाब समेत अन्य पोशाकों को पहने जाने पर अनुशासनहीनता बताया। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट लेके जा रहा है, कोई मुंह ढक के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई बहुरूपिया बन के जा रहा है, अरे भाई हमारे हिंदू समाज वाले तो कहीं वो घोटा लेके हनुमान जी बन के बहुरूपिया बन के चल गए, तो हनुमान जी बन के चल गए। तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर जो तय गणवे से उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और नहीं तो जो फिर कानूनी जो हमारी यथोचित कार्रवाई होती है, कार्रवाई करेंगे। दिलावर ने रेप और महिला अत्याचार के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की भी संदेश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे टॉप क्रिमिनल्स की संपत्तियों की पहचान करके उनकी प्रॉपर्टी पर वो बुलडोजर चलाने से नहीं चूकेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 के से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबर आप देखिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान हत्या के 24 घंटे के दौरान ही मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक शख्स अमरिंदर मिश्रा को गिरफ्तार किया है, जो अभिषेक को गोली मारने वाले मोरिस नोरोना का बॉडीगार्ड बताया जाता है। अमरिंदर मिश्रा 3-4 महीने से मोरिस का बॉडीगार्ड था, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस हथियार से अभिषेक को गोली मारी गई वो बॉडीगार्ड का ही था। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस मोबाइल से मोरिस और अभिषेक लाइव हुए थे वो मोरिस का था। क्राइम ब्रांच ने अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में अब तक 8 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज किया है। चश्मदीद गवाह समेत मामले से जुड़े विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मोरिस को लोग गुंडे और जुआरी के रूप में जानते थे। बताया जाता है कि मोरिस पिछले साल जेल भी गया था, उसमें अभिषेक घोसालकर की अहम भूमिका थी। हत्या की इस वारदात को उसी निजी दुश्मनी का बदला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आरएसएस की संस्था रामभाव मलागी प्रबोधिनी की तरफ से सुशासन महोत्सव 2024 का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। आरएसएस की प्रमुख संस्था रामभाव महालगी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित सुशासन महोत्सव के उद्घाटन सत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश की राजनीतिक संस्कृति बदल गई है। मोदी सरकार के 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजनीति साल 2014 के पहले और 2014 के बाद एक अलग पैमाने पर देखी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने जातिवाद और जाति जनगणना का भी जिक्र किया। राजनीति की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल डाला है और एजेंडा बदल डाला है। और अब देखिए, इसी को जाति जनगणना की बात कही, बीजेपी उसके साथ खड़ी है। हमने कभी नहीं कहा, हम कहते जा रहे। सुशासन महोत्सव में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखा गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता भी शिरकत कर रहे हैं। रामभाव मलाहलगी प्रबोधिनी के सुशासन महोत्सव में राजनीति के
अलावा कई क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस महोत्सव में हिस्सा लेंगे। आरएसएस की प्रमुख संस्था रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित सुशासन महोत्सव के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी संस्था के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सुशासन से आम लोगों का जीवन कितना बदला ये बताया। महोत्सव का अर्थ होता है सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि आज भारत में सुशासन पर्व चल रहा है और इस सुशासन पर्व को एक महोत्सव के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित सुशासन महोत्सव का आयोजन दिल्ली के जनपथ रोड स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। और साइबर क्राइम को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय फ्यूचर क्राइम समिट 2024 कल खत्म हो गया। इसी पर ही ये रिपोर्ट देखिए। फ्यूचर क्राइम समिट 2024 का कल दूसरा और आखिरी दिन था। समिट में ये बात सामने आई कि देश के सामने साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। इससे होने वाले खतरे और बचाव के तमाम पहलुओं पर सम्मेलन में चर्चा की गई। इस मौके पर साइबर एक्सपर्ट समेत कई राज्यों के पुलिस अधिकारी ने भी अपनी बातें रखी और इस चुनौती से मिलकर लड़ने का संकल्प जताया। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन और IIT कानपुर के AIIDE के फ्यूचर क्राइम समिट 2024 का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नासकॉम, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, साइबर वॉरियर से जुड़े लोग शामिल हुए। प्री डिस्कवर कंपनी के CEO निपुल राव साइबर सुरक्षा तकनीक पर लगातार काम कर रहे हैं, जिससे देश के आर्थिक नुकसान को काफी हद तक बचाया जा सके। फ्यूचर क्राइम समिट 2024 के जरिए ये संदेश दिया गया कि भारत में बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार जो भी जरूरी कदम उठा रही है, उसमें प्री डिस्कवर कंपनी और फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन अहम भूमिका निभा रही है। और हल्द्वानी हिंसा को लेकर इस वक्त एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। 6 से 7 उपद्रवी बना रहे थे पेट्रोल बम। जो जानकारी मिली है, पुलिस को पेट्रोल बम बनाने वालों की तलाश है। बाइक से पेट्रोल निकालकर बनाए गए थे बम और पेट्रोल बम बनाकर दंगाइयों को दिए जा रहे थे। पेट्रोल बम से बड़े पैमाने पर आगजनी की गई और इसी से ही हिंसा फैलाई गई। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई पेट्रोल बम के ही सहारे। अब पुलिस को तलाश है कि किन लोगों ने ये पेट्रोल बम बनाया, किन लोगों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर बम बनाया। 6 से 7 बताए जा रहे हैं कि ये दंगाई हैं और ये उपद्रवी हैं जो पेट्रोल बम बना रहे थे और फिर दंगाइयों तक पहुंचा रहे थे। ये एक्सक्लूसिव खबर है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह माहौल को अशांत करने की कोशिश की गई एक बड़ी भीड़ ने। और ये जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने, ये खुलासा हुआ है कि पेट्रोल बम बनाया गया कुछ लोगों के जरिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों के जरिए पहले पेट्रोल बम बनाया जाता है और फिर दंगाइयों तक पहुंचाया जाता है। जानबूझकर माहौल को खराब किया जाता है, लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत जुड़ गए। पुनीत, ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आई है। 6 से 7 ऐसे उपद्रवी रहे जिन्होंने पेट्रोल बम बनाया और फिर दंगाइयों तक पहुंचाया। और क्या डिटेल मिल रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जो हिंसा हुई थी वो अचानक भड़की हुई नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, ये प्रशासन का कहना है। और जब तफ्तीश में जुटी पुलिस सुराग का एक एक सिरा पकड़कर आगे बढ़ रही है तो पुलिस के सामने ये करीब आधा दर्जन लड़कों के चेहरे आ रहे हैं जिन पर शक है कि इन्हीं आधा दर्जन लड़कों ने पेट्रोल बम बनाए थे और इन पेट्रोल बम को बना बनाकर उपद्रवियों तक पहुंचाए थे। यहां तक कि जब बनभूलपुरा तक उपद्रवी पहुंच गए थे थाने तक, तो वहां थाने के बाहर खड़ी हुई जो बाइक्स थी उनके पाइप को काट करके भी बाइक को आग के हवाले किया गया था। पेट्रोल बम बना बनाकर उपद्रवियों को देना और फिर उन पेट्रोल बमों को पुलिस के ऊपर फेंकना, प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर फेंकने के तमाम वीडियोज भी सामने
सामने आए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर ये करीब 6 से 7 लड़के कौन हैं, किस तरीके से इन लोगों ने पेट्रोल बम बनाया, क्या पेट्रोल बम बनाना इन्होंने पहले से सीखा था और ये साजिश का हिस्सा था, और क्या उपद्रवियों को पहले से पता था कि इन लड़कों से ही उन्हें पेट्रोल बम मिलेंगे, तो उनसे पेट्रोल बम लेने के बाद उन्होंने इन पेट्रोल बमों का इस्तेमाल आग लगाने और हिंसा में किया था। अभी तक पुलिस उन 6 से 7 लड़कों के नाम और चेहरे तलाशने की कोशिश करे, उनको पकड़ने की लगातार कोशिश करे। यानी साफ है पुनीत की मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जाए क्या पुनीत कि जो कुछ 8 तारीख को हुआ, नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण ढाया गया, वो सिर्फ एक बहाना था इन उपद्रवियों के लिए और प्लानिंग सुनियोजित तरीके से पहले की गई थी? जाहिर तौर पर जिस तरीके से डीएम वंदना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताया कि 30 जनवरी को जब पहले नोटिस देने के लिए वो लोग उस अवैध स्थल पर गए थे और जब सुरक्षा का जायजा लिया गया था तो छतों पर कहीं भी किसी भी तरीके का कोई पत्थर नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन 4 तारीख को दोबारा यह तैयारी पूरी हो चुकी थी, यानी 4 दिन के अंदर उपद्रवियों ने पूरी प्लानिंग रची थी। और जब 8 तारीख को नगर निगम एक बार फिर वहां पर अवैध निर्माण को ढहाने गया तो अवैध निर्माण ढहाने की शुरुआत करते ही वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। और पत्थरबाजी एक तरफ से, एक जगह से नहीं बल्कि चारों तरफ से घेर करके पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों पर पत्थर फेंके गए थे। और उसके बाद आधे घंटे के बाद उन्होंने अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने पेट्रोल बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके। और अपनी फिर तीसरी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने बनफूलपुरा थाने को आग के हवाले कर दिया। 3 चरणों में यह हिंसा के जो काम किए थे वो उपद्रवियों ने किए थे।